प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था के तत्वों के बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा, या कहानी के तत्वों के आधार पर उसने कहा था कहानी की समीक्षा किस रूप में की जा सकती है। तो इस उसने कहा था कहानी पर मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसने कहा था कहानी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी, और गुलेरी जी ने अपने जीवन काल में केवल 3 ही कहानियाँ लिखी थी, यानी बहुत थोड़ा सा इन्होंने अपना साहित्य लिखा था, और इस साहित्य के बल पर वे एक शिखर तक पहुंच गए थे। उसकी गणना यूरोपीय विद्वान हैं, पाश्चात्यकार हैं, और हमारे यहाँ प्रेमचंद जी के समान इसकी गणना की जाती है। तो मैं कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं, और कहानी के प्रमुख तत्वों में यानी उसने कहा था कहानी किस प्रकार से इस दृष्टि से सटीक है। तो कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो या अन्य विधाएं हों, तो उसमें कुछ प्रमुख तत्व होते हैं, और उन्हीं तत्वों में सबसे पहला एक तत्व होता है कथा वस्तु, विषय वस्तु या कथानक। यानी यह कहानी का पूरी शॉर्ट कथा इसमें होती है। कथा वस्तु यानी जैसे मान लीजिए कोई भी नाटक होती है तो उसकी कथा वस्तु हम देखते हैं कि इसकी शॉर्ट कहानी क्या है, तो कहानी का भी ये शॉर्ट रूप है, इसको बोलते हैं हम कथा वस्तु, विषय वस्तु या कथानक। यानी कहानी की ये शॉर्ट कहानी क्या है। तो कथानक के बारे में यानी इस कहानी का अगर अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि इस कहानी के 3 भेद किए जा सकते हैं, एक तो प्रारंभ का, एक मध्य का और एक अंत का। यानी प्रारंभ में तो कहानी अमृतसर के बम्बू काट में एक लड़का और एक लड़की जब दही वाली की दुकान पर मिलते हैं, और लड़का लड़की से कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई। तो कुड़माई जब लड़की ये जवाब देती है कि धत तेरे के बग जाती है। इसी प्रकार से दूसरे दिन की महीने भर तक ये क्रम चलता है। लड़का लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब होता है सगाई हो गई। तो एक दिन लड़के की इच्छा के विरुद्ध लड़की जब जवाब देती है कि हाँ हो गई, देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ ये सालों। बस इसके बाद में लड़के की जो स्थिति होती है वो यानी गले में एक लड़के को मोरी में धकेल देता है, दही वाले का दही गिरा देता है, रिक्शे वाले से उलझता है। तो इस प्रकार से इस कहानी के पहला जो प्रारंभ है, इस प्रारंभ में इस तरह की घटनाओं का वर्णन किया गया है। दूसरा जो इस कहानी का मध्य हम कह सकते हैं, तो उस कहानी के अंतर्गत यानी लैना सिंह स्वतंत्र सिख राइफल का जमादार है, और छुट्टी से यानी काम पर जाते हुए सूबेदार हजारा सिंह के घर सूबेदारनी से भेंट करता है, और सूबेदारनी वही थी जो बचपन वाली उसकी दही वाले की दुकान पर मिलती हैं। तो इस प्रकार से दूसरे इसका जो मध्य है, मध्य में यानी लैना सिंह फौज में भर्ती हो जाता है, और स्वतंत्र सिख जो राइफल बटालियन है उसमें शामिल होकर के छुट्टी लेने के लिए किसी काम से यानी गांव आता है, गांव में यानी सूबेदारनी से मिलता है, और वो इसका मध्य का भाव हम कह सकते हैं। और इसके अंत में अगर कहानी का समापन देखें तो कहानी का समापन यानी जर्मनी में यानी खंदक में यानी सूबेदारनी ने जो कहे थे ना कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना, तो खंदक में पड़ा यानी वजीरा सिंह पर अपना माथा डाले हुए लैना सिंह इस मृत्यु में डूबता रहता है, और अपने जो कहे वचन थे उनकी प्रतीक्षा करता है, और ऐसा सोते सोते उसकी अंत हो जाता है, वो मर जाता है। तो इस प्रकार से इस कहानी के यानी 3 भाग हम मान सकते हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत। तो तीनों भागों की दृष्टि से ये कहानी एकदम से इसको हम सफल मान सकते हैं। तो कथानक, विषय वस्तु या कथा वस्तु की दृष्टि से उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी कहानी हिंदी साहित्य में साबित हुई है। अब हम अगर इस कहानी को देखें तो कहानी में चरित्र चित्रण यानी कहानी का दूसरा तत्व होता, और चरित्र चित्रण की दृष्टि से चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी को देखें तो कहानी में जितने भी चरित्र हैं उनमें केवल वास्तविकता और
संभाव्यता ही नहीं वरन ऐसी सजीवता है कि हमारे मन पर उनके व्यक्तित्व की छाप स्पष्टतया पड़ जाती है। कहानी के पात्र हैं लैना सिंह है, सूबेदार हजारा सिंह है, बोदा सिंह है, वजीरा सिंह है, जो सभी सिख पलटन के सिपाही और अफसर हैं। पलटन के वेश में जर्मन अफसर तथा सूबेदार ने इसमें अन्य पात्र हैं। पलटन की तो झांकी मात्र है, पर उससे उसका सतर्क और साहसी व्यक्तित्व स्पष्ट हो जाता है। बोदा सिंह के चरित्र का विकास नहीं हो पाया। सूबेदार हजारा सिंह एक साहसी, ओजस्वी, उदार, वीर और स्नेहपूर्ण व्यक्ति के रूप में प्रभाव डालता है। वजीरा सिंह विनोदी व्यक्ति है, उसका मस्करापन और टालू स्वभाव दोनों ही वास्तविक जान पड़ते हैं। साथ ही यह बड़ा बुद्धिमान भी है और मन की स्थिति समझता है। तभी वह अंतिम दृश्य में लहना के प्रश्न कौन भाई कीरत सिंह का उत्तर हाँ कहकर देता है, जिससे उसकी कल्पना को ठेस न लगे। इस कारण अपने संकल्प के हिसाब से घर के आंगन में आम के पेड़ के नीचे भाई कीरत सिंह की गोद में सिर रखने की कल्पना करके लैना सिंह अपने प्राण शांतिपूर्वक छोड़ देता है। तो इस प्रकार से चरित्र चित्रण की दृष्टि से इस कहानी को देखा जाए तो इसमें मुख्य पात्र तो लैना सिंह ही है, बोदा सिंह है, हजारा सिंह है, कीरत सिंह है, सूबेदारनी वो भी इस कहानी के पात्र हैं, लेकिन इसका नायक तो लैना सिंह ही है। अब कहानी की दृष्टि से अगर तत्वों की दृष्टि से कहानी को देखा जाए तो कहानी का तीसरा तत्व होता है कथोपकथन या संवाद। कथोपकथन या संवाद कहानी में कैसे होने चाहिए और इनका क्या कार्य होता है। तो कथोपकथन और कहानी, कथोपकथन और संवाद यानी कथा को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। इससे कथा अपने उद्देश्य में सफल होती है। तो कथोपकथन और संवाद की दृष्टि से अगर उसने कहा था कहानी का विश्लेषण किया जाए तो हमें पता चलता है कि कहानी के जो संवाद हैं वो रोचक हैं, स्वाभाविक हैं एवं संकेतपूर्ण हैं। चरित्रों के और कथानक के मर्म का उद्घाटन करने वाले भी ये कथोपकथन या संवाद हैं। लैना सिंह और लड़की का संक्षिप्त वार्तालाप सारे दृश्य को तो अंकित करता ही है, दोनों के चरित्र, अवस्था और मन स्थिति पर भी यथेष्ट प्रभाव डालता है। कथोपकथन द्वारा ही लेखक ने युद्ध क्षेत्र के दृश्यों के सजीव चित्रों को प्रस्तुत किया है। इस अवसर के कथोपकथनों से भारतीय वीरता, सिख पलटन का साहस और त्याग तथा युद्ध को हंसी विनोद के रूप में ग्रहण करने की विशेषता तो प्रकट होती है। साथ ही साथ जर्मन सेना के षड्यंत्र, चतुराई और फ्रांस के लोगों की घबराहट, उद्वेग तथा कृतज्ञता के भाव भी संकेतित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कहानी के कथोपकथन में आए कुछ पंजाबी है प्रादेशिक शब्दों जैसे कुड़माई है, पाधा, खोता, सोहरा तथा अंग्रेजी और जर्मन शब्दावली का प्रयोग वास्तविकता और विश्वसनीयता विशेषता का समावेश करता है। तो इससे कथोपकथन में रोचकता बढ़ जाती है और चरित्र का वास्तविक रूप सामने आ जाता है। अतः कहा जा सकता है कि कहानी के कथोपकथन स्वाभाविक, रोचक और प्रभावशाली उसने कहा था कहानी में देखने को मिलते हैं। और कहानी के तत्वों का अगर देखा जाए तो चौथा तत्व होता भाषा और शैली, यानी भाषा शैली के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि इसमें जो भाषा का प्रयोग हुआ है कौन सी भाषा से संबंधित है और कौन सी इसमें देशी शब्द हैं। तो भाषा और शैली की दृष्टि से भी गुलेरी जी की भाषा शैली रोचक और प्रौढ़ है। वे चरित्र और घटना की पृष्ठभूमि का सुंदर और विश्वसनीय वर्णन करते हैं। उनकी शैली अवसर के अनुकूल, साहसिक एवं भावात्मक विशेषताओं से मंडित है। उसने कहा था कहानी में उनकी शैली अपने पूर्ण उत्कर्ष को प्राप्त है। प्रारंभ में अमृतसर के इक्के तांगे वालों के वर्णन की सजीवता सराहनीय है और बीच के अंश में युद्ध और अंत में मनोविश्लेषण में प्रयुक्त उनकी शैली मार्मिक व प्रभाव डालने वाली है। इस प्रकार से भाषा शैली की दृष्टि से भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी बड़ी ही उत्कृष्ट है और इसमें जिस रूप में यानी भाषा का प्रयोग हुआ है वो भी यानी इस भाषा को समझने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती और शैली की दृष्टि से जो भाव आए हैं उन्हीं के अनुरूप इन्होंने यानी शैली का प्रयोग भी किया है और शैली अपने आप में बहुत ही अच्छी है। अब देश काल यानी जो तत्व होते हैं उन तत्वों की दृष्टि से देश काल को हम 5वां स्थान मान सकते हैं और देश काल की दृष्टि से अगर चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने की कहानी उसने कहा को देखें तो कहानी में प्रस्तुत देश और काल का चित्रण भी सजीव और मार्मिक
बन पड़ा है। उसमें केवल औचित्य का निर्वाह ही नहीं वरन ऐसा जान पड़ता है कि हम उसी स्थान पर खड़े उसी वातावरण में घटनाओं का अवलोकन वास्तविक व्यक्तियों के बीच कर रहे हैं। अमृतसर के बम्बू कार्ट वालों की विशेषता और बोली, युद्ध क्षेत्र की परिस्थिति, वहाँ की सर्दी, लड़ाई के खाई खंदक आदि विवरण देश काल का वास्तविक रूप स्पष्ट करते हैं। अतएव हम उनके बीच की घटनाओं और चरित्रों को उनकी यथार्थता पूर्ण विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से देश काल की दृष्टि से भी यानी यह कहानी ऐसी है कि ये पूरी जो परिस्थितियाँ हैं वो देखने में ऐसा लगता है कि कहानी हमारी आंखों के सामने ही घटित हो रही हों। तो देश काल की दृष्टि से इसमें पूरा का पूरा वर्णन देश काल के उपयुक्त ही रहा है। और इस कहानी के तत्वों को देखें तो छठवां तत्व होता है उद्देश्य। यानी उद्देश्य का मतलब होता है बिना उद्देश्य के तो कोई रचना लिखी नहीं जाती। कोई रचना जब लिखी जाती है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी का अगर उद्देश्य देखें तो उद्देश्य की दृष्टि से इसमें कोई संदेह नहीं है। कहानी का उद्देश्य चरित्र विश्लेषण है, यानी चरित्र की विशेषता का उद्घाटित करना रहा है। उसी उद्देश्य को लेकर लैला सिंह की मन स्थिति का विभिन्न परिस्थितियों में सांकेतिक चित्रण हुआ है। उसकी अंतिम स्थिति का चित्रण तो इतना मर्मस्पर्शी है कि वह व्यापक रीति से मानव संवेदनाओं को जगाने की सामर्थ्य रखता है। मन स्थिति का विश्लेषण मनोविज्ञान की दृष्टि से यथार्थ है, पर उसका ऐसा संवेदनात्मक रूप प्रस्तुत किया गया है जो न केवल लेखक के व्यापक तथा सूक्ष्म अनुभव का द्योतक है वरन उसकी समर्थ अभिव्यंजना शक्ति का भी प्रमाण है। प्रत्यक्ष रूप से चरित्र चित्रण का उद्देश्य होते हुए भी इसका प्रच्छन्न या व्यंग्य उद्देश्य भी है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कहानी में जीवन के अंतर्गत प्रेम और कर्तव्य की स्थिति का भी सुंदर विश्लेषण हुआ है। जिस चरित्र में कर्तव्य की कठोरता के बीच प्रेम विकसित होता है वहीं चरित्र प्रभावशाली हो सकता है। यह एक आदर्श प्रेमी और कर्तव्यनिष्ठ वीर साहसी व्यक्ति की कहानी है जिसमें प्रेम पर सब कुछ निछावर करते हुए भी विलक्षण रीति से कर्तव्य का निर्वाह किया। अतः इसका वास्तविक उद्देश्य जीवन में प्रेम और कर्तव्य के समन्वित रूप को चित्रित करना इसका हम उद्देश्य मान सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कहानी में, नाटक में, उपन्यास में जो तत्व माने गए हैं और उन तत्व को अगर कहानी में लागू करें तो उन तत्वों की दृष्टि से चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी बड़ी ही अच्छी है। और इसके जो कथा वस्तु है, विषय वस्तु है या कथानक है, पात्र या चरित्र चित्रण है, कथोपकथन या संवाद है, भाषा शैली है, देश काल है और उद्देश्य की दृष्टि से यह एक सफल कहानी इसको हम मान सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है। तो आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा बस।